गुड इवनिंग। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर के साथ मैं हूं डॉक्टर अमारा रब्बानी। यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन गए हैं। सेनेटर बनने के बाद अब पीपल्स पार्टी जो है वो पीडीएम के अंदर नई पेशरफ्त की तरफ जाना चाहती है, जिसमें अब वो कहते हैं कि उनको पंजाब में डेरे डालने हैं। अब पंजाब में डेरे डालने के लिए उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन मुस्लिम लीग नून खुसूसी तौर पे मरियम बीबी इससे शायद खुश नज़र नहीं आ रही हैं और बात आगे बढ़ती नज़र नहीं आ रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और इस बारे में वो कहते हैं कि पंजाब पॉपुलेशन के लिहाज से एक बड़ा सूबा है और उसमें अपनी धाक बिठाना बहुत ज़रूरी है। अगर वफाक से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट को निकालना है तो आपको और हमें मिलकर पंजाब में स्ट्रॉन्ग होना होगा, ये उनका कहना है। तज्ज़ियाकारों से इसके बारे में बात करेंगे और दूसरे सेगमेंट में बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और वादा जो उन्होंने बहुत शुरू में भी किया, बाद में भी किया, पहले भी किया कि 50 लाख घर देंगे, लेकिन वो घर कितने लोगों को मिल चुके हैं इसके बारे में भी बात करेंगे और उनके बारे में आने वाली एप्लीकेशंस कितनी मुस्तरद हो रही हैं, लोग कितने मुस्तफीद हो सक रहे हैं, इसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। ये ख्वाब जो लोगों को दिखाया गया कितना पूरा होगा। प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे माशी मैदान में वो इन्फ्लुएंस जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कहलाता है, चीनियों का इन्फ्लुएंस कितना है, क्यों है, कितना होना चाहिए, इसमें इजाफे पर मगरबी ममालिक में पाई जाने वाली तशवीश, इसके बारे में भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किए प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में नासिर बेग चुगताई साहब ने, हमारे साथ शामिल है लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, जुनैरा अजहर हमारे साथ हैं, अजहर काज़मी हमारे साथ हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान गिरामी का हमारे साथ शामिल रहने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का NBC आपसे सवाल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और नया अंदिया दिया है, कहते हैं कि जी पंजाब में डेरे डालने होंगे। उनका कहना यह है कि अगर वफाक से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को निकालना है, कमज़ोर करना है, तो वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर जिस सूबे में है उस सूबे में जाके बैठना होगा। अब उनकी ये कहना मुस्लिम लीग नून को क्यों पसंद नहीं आ रहा, ये उनकी स्ट्रेटजी किस हद तक ठीक है, क्या वाकई ये स्ट्रेटजी बन रही है या नहीं, और इससे वफाक पे जो गवर्नमेंट की गिरफ्त है क्या कमज़ोर हो सकेगी इस स्ट्रेटजी से, क्या कहते हैं, ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? जी NBC। देखिए, पीपल्स पार्टी का ये आज का मुतालबा नहीं है। ये मुतालबा तो उन्होंने PDM में भी किया था कि तहरीक अदम एतमाद लाए जाए बुज़दार के ख़िलाफ़, और उस वक्त हमें पता नहीं था कि क्यों उसको टाला जा रहा है। लेकिन अब हाल में ही मालूम हुआ कि दरअसल नवाज़ शरीफ साहब बुज़दार को हटाने के हक़ में नहीं है। तो नवाज़ शरीफ साहब और इमरान खान साहब इस मामले में हम ख्याल हैं और यही वजह है कि बुज़दार का किला मजबूत नज़र आ रहा है। मेरा अपना ख्याल है कि पीपल्स पार्टी चढ़ा रही है इस वक्त, मुस्लिम लीग को चढ़ा रही है। बुज़दार को हटाने के बाद उसमें 2 नाम सामने आए, परवेज़ इलाही चौधरी का नाम भी सामने आया और फिर हमज़ा शरीफ का नाम भी सामने आया। और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमज़ा शहबाज को क्यों नहीं बना सकते हम चीफ मिनिस्टर, वो भरपूर हिमायत रखते हैं असम्बली की और हम भी साथ होंगे, दूसरे भी साथ होंगे। तो मुझे तो लगता है कि अब ये चढ़ाने वाली कहानी शुरू हो गई है PDM में। लेकिन एक अच्छी सूरत हाल ये बनी है कि कूल डाउन, काम डाउन प्रोसेस शुरू हो गया है PDM का। मौलाना साहब आराम कर रहे हैं, मरियम कुछ आराम कर रही हैं, बुखार था उनको, गले में खराश थी, अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना नहीं है इन दोनों को। और उधर बिलावल भी खामोश है। लेकिन कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पीपल्स पार्टी वालों की, वो दरअसल कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों का जवाब थी जो उन्होंने कल दिया है। मौला बख्श चांडियो तो पेट फाड़ने तक पहुंच गए थे, क्या हमारा पेट फाड़ना है। फिर और बातें सामने आई थी, किसने कब कंप्रोमाइज़ किया, कौन कब जेल गया, कौन कब मुल्क से गया, बहुत सी बातें। तो ये 90 का ज़माना भी वापस आ रहा था, लेकिन वो रुक गया है, फ़िलहाल रुक गया है। तो मुझे लगता ही है कि पंजाब में अगर तहरीक एतमाद आती है तो बहुत बड़ा तमाशा होगा और बिल्कुल उसूल यही है कि वफाक की तब्दीली का रास्ता पंजाब से जाता है। याद होगा 88 में यही सूरत हाल थी, जनरल साहब को भी और सोहरवर्दी को भी यही सूरत हाल थी कि पंजाब में नवाज़ शरीफ थे और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट मरकज़ में थी और दोनों के इख्तलाफात बहुत शदीद थे और फिर तब्दीली आ गई थी। ठीक हो गए जनरल साहब कि वफाक में कमज़ोर करना है हुकूमत को और उसके लिए पंजाब में डेरे डालने हैं, तो ये वाली स्ट्रेटजी जो है क्या मुस्लिम लीग की तरफ जा रही है, उनकी तरफ ये कोई हिटलाइन है या ये स्ट्रेटजी वाकई ही वफाक को कमज़ोर करने के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर थ्योरेटिकली देखा जाए स्ट्रेटजी को तो इसमें कोई शक नहीं कि ये स्ट्रेटजी दुरुस्त है।
क्योंकि पंजाब में अगर ये गवर्नमेंट खो बैठती है अपनी अक्सरियत और यहाँ पे ऑपोजिशन की गवर्नमेंट आ जाती है, तो हुकूमत के लिए दिखाने को बड़ा कम रह जाएगा। और नतीजा ये कि अगले इलेक्शन में या उससे पहले ही हो सकता है कि फेडरेशन में उनको मरकज की हुकूमत जो है उससे हाथ धोना पड़े। तो ये तो थ्योरेटिकली तो ठीक लगता है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जो है वो वाकई ये करना चाहती है? क्योंकि अगर वो PMLN साथ नहीं तो उनके लिए ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी का अपना एक रोड मैप है, वो उसको लगातार उसी को चला रहे हैं, आगे लेके चल रहे हैं, और उन्होंने किसी को और को अकोमोडेट नहीं किया, बल्कि अपनी आर्गुमेंट से कन्विंस करके सबको साथ लगाया और एक बड़ा प्लेटफॉर्म PDM का यूज करके फायदा खुद उठाए। अब जो दूसरी पार्टीज हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि इनके साथ इत्तेफाक करेंगी, क्योंकि अल्टीमेटली PMLN ये चाहेगी कि अगला इलेक्शन अगर आए तो हुकूमत उनको वो बनाए और यहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग चीफ मिनिस्टर ना बैठे जो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उनको तंग कर सके या उनके लिए मसला बना सके। चौधरी परवेज इलाही का वो नाम लेते हैं, हमजा शहबाज का वो बात करते हैं, लेकिन हमजा शहबाज जो है वो अपने फैमिली लाइन से नहीं हटेगा। उनके इख्तलाफात मौजूद हैं, लेकिन आप देख लें कि इन इख्तलाफात के बावजूद फैमिली ने जो डिसाइड किया हुआ है वो उससे हटते नहीं है। लिहाजा हमजा को तो मैं उससे खारिज करता हूं कि इनका ये ख्याल कि जी हमजा को क्यों नहीं बनाया जा सकता। ये एक मैं समझता हूं कि उन्होंने एक गंदा खेल खेलने की कोशिश की है कि फैमिली में थोड़ा कोई ब्रेकअप बन जाए, दोनों में कोई डिवीजन क्रिएट हो जाए, तो वो मेरा ख्याल है नहीं होगी। मियां नवाज शरीफ का होल्ड फैमिली पे आज भी मजबूत है, लिहाजा इस तरह जाता है एक पीछे परवेज इलाही। तो परवेज इलाही तो इनको किसी को भी सूट नहीं करेगा। वो तो अगर चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो 2 साल अगले जो है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, पुराना पॉलिटिशियन है और उसके कॉन्टेक्स्ट बहुत है, वफादार है, वो जानते हैं कि कैसे उन्होंने मूव अराउंड करना है। तो वो तो बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेटिव एक्टिविटी और बहुत सारी वो इनके लिए अगले इलेक्शन में बड़ी लंबी चौड़ी मुश्किल बना सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि PMLN किसी भी सूरत में तावन करेगी और पीपल्स पार्टी भी उनके तावन के बगैर आगे बढ़ नहीं सकेगी। लिहाजा ये एक मैं समझता हूं कि एक आप कह लीजिए कि एक दावपेच जरूर सामने रखा गया है जो कहने को अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ये आगे चलेगा नहीं और उस पर अमल नहीं होगा। ठीक हो गया। मिस हसन, मुझे बताइए कि ये जो स्ट्रेटजी है, चले मान लिया ये स्ट्रेटजी उन्होंने अपेरेंटली वफाक में इमरान खान को कि उनकी गवर्नमेंट को कमज़ोर करने के लिए बनाई है, लेकिन क्या वाकई इससे पंजाब में वो धाक बिठा सकते हैं जिसके लिए उन्होंने बात की है, या वो चाहते हैं कि उनकी पंजाब में धाक बैठे, वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो? क्या ये मौक़िफ़ उनका दुरुस्त है? जी ज़ुनैरा। अच्छा, बेस्ट केस सिनेरियो में अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं ऐसा हो भी जाता है, तो आपको याद होगा कि तब डिलीवर कर सके हैं पंजाब में मियां शहबाज शरीफ जब वफाक में उनके भाई बैठे हुए थे। वो एक कोलैबोरेटिव एफ़र्ट जो चाहिए होती है मरकज़ की और सूबे की टू डिलीवर, और वो भी सूबा पंजाब जैसा जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, एक बड़ा बेसिक यूनिट है। तो अगर आप यहाँ पे आप हमज़ा को ले आएँ तो क्या आपको लगता है कि वो डिलीवर कर सकेंगे? क्या चीज़ें उनके कंट्रोल में होंगी? ये तो फिर वही जो एक बात कही जाती है स्टेट विद इन स्टेट वाली बात ही शायद हो सकती है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी कम्प्लीटली खड़ी हो जाए हमज़ा के साथ और वो कहे कि हम तो इनकी बात मानेंगे, उधर से लड़ाई शुरू हो जाएगी। यहाँ तो IGs पे इतनी लड़ाई होती है, तो नॉट टू टॉक ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो मेरे ख्याल है कुछ चीज़ें इन थेरी या इन हिस्ट्री उनका रेफरेंस बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन वो फिट इन नहीं करती प्रेजेंट सिनारियो में। पीपल्स पार्टी ने क्योंकि बहुत बुरी तरह डिच किया है नून लीग को, बिकॉज अगर पहले से एग्रीड था, सारी चीज़ें PDM में एग्रीड थी कि अपोजिशन जो लीडर है वो नून लीग का आएगा, तो उसको बैठ के भी बात की जा सकती थी। उसको इतना डिज़ास्टर करके और इतने बुरे तरीके से ब्लास्ट करके PDM की जो हालत पीपल्स पार्टी ने की है, वो नून लीग का सटपटाना समझ में आता है। तो मेरे ख्याल है वो चीज़ों को थोड़ा सा डाउन ट्रॉडन लाने के लिए, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने एक ऑप्शन दी है, लॉलीपॉप कह लें इसको, इससे ज़्यादा इसकी कोई भी अहमियत नहीं है। और अगर परवेज़ इलाही को ला के बहुत ही कोई वर्स सिनारियो हो तो परवेज़ इलाही को तो फिर इमरान खान खुद भी ला सकते हैं कि कम से कम पंजाब हाथ में तो रहे। वाई वुड ही वेट के पहले उधर से कोई तहरीक अदम एतमाद आए और परवेज़ इलाही पे इत्तफाक हो जाए। सो मुझे कुछ इसमें इतना वज़न नहीं नज़र आ रहा।
ठीक हो गया। सोहरवर्दी साहब, ये डिच कर दिया है जी पीपल्स पार्टी ने, ज़हरा भी कहती हैं ये, तो अब अगर ऐसा हो गया है तो पीडीएम का एक तो फ्यूचर है वो बड़ा स्टेक पे लगा, लेकिन उसके बाद जिस फ्यूचर को देख के पीपल्स पार्टी ने ये स्ट्रेटजी बनाई है वो फ्यूचर ये अचीव कर लेंगे, यानी वफाक को कमज़ोर करने का? जी सोहरवर्दी साहब। पाकिस्तान की तारीख़ में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब होने की कोई मिसाल नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ भी जो अदम एतमाद आई थी, हालांकि उस वक़्त अंपायर नवाज़ शरीफ के साथ थे, फिर भी वो अदम एतमाद नाकाम हो गई थी क्योंकि सिविल गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो के साथ थी। जो अदम एतमाद होती है ये शो ऑफ हैंड से होती है, जबकि सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो शो ऑफ हैंड से नहीं हुए। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड से नहीं हुए, डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात शो ऑफ हैंड से नहीं हुए। लिहाजा जो इंतखाबात तो शो ऑफ हैंड से नहीं होते, वहाँ अरकान अपनी मर्ज़ी से वोट दे सकते हैं और पता नहीं लग सकता, जिसकी पीटीआई कोशिश भी कर रही थी। लेकिन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो शो ऑफ हैंड से होता है और क्लियर डिवीजन से होता है। और ऐसा माहौल हमने देखा है, प्राइम मिनिस्टर का भी एतमाद का वोट, जितनी मर्जी बदएतमादी से उन्होंने एतमाद का वोट लिया है, लेकिन लोग बिलाखिर जाके उन्होंने इमरान खान को एतमाद का वोट डाला है। हालांकि उनमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी वोट डाला, लेकिन क्लियर डिवीजन में वो इमरान खान के साथ खड़े हुए, उनमें से हालांकि उन्हीं लोगों से वोट लिया। इसलिए एक तो मैं समझता हूँ कि जो पीपल्स पार्टी की अदम एतमाद वाली थ्योरी है वो सेनेट इलेक्शंस का कोई रेप्लिकेट नहीं हो सकता, वो शो ऑफ हैंड से है और ये शो ऑफ हैंड से नहीं था। तो इसलिए ये बात तो क्लियर है कि माजी में भी अगर कोई अदम एतमाद की कोशिश हुई है किसी की, तो वो इसी शो ऑफ हैंड की वजह से नाकाम हुई है। इसकी कामयाबी के इम्कानात कम हैं और ये इसलिए नून लीग क्या सारे ही इसके ऊपर खदशात रखते हैं। ठीक हो गया, कामयाबी के इम्कान। अगर पंजाब में अगर पंजाब बात पूरी कर ले, अगर पंजाब में अदम एतमाद आ सकती है तो मरकज़ में आने में क्या रुकावट है? सेम पार्टी पोजीशन है। अगर अदम एतमाद चौधरी परवेज़ इलाही की मदद के बगैर पंजाब में नहीं हो सकती तो अदम एतमाद चौधरी परवेज़ इलाही की मदद से मरकज़ में क्यों नहीं हो सकती? आज काफ लीग उठ के ऑपोजिशन देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पंजाब में भी हमने चौधरी परवेज़ इलाही की मदद से ही अदम एतमाद करनी है तो वही अदम एतमाद हम मरकज़ में इमरान खान के ख़िलाफ़ क्यों नहीं चौधरी परवेज़ इलाही की मदद से कर लेते? 7 वोटों का फ़र्क है, 6 वोट हैं काफ लीग के पास। सुबह आकर पीडीएम के साथ बैठ जाए तो इमरान खान की अक्सरियत जो है एक ख़त्म हो जाएगी और हवा के झोंके की तरह ख़त्म हो जाएगी। तो करना है तो फिर बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं, पहले चौधरी परवेज़ इलाही पीडीएम में आके बैठ जाएं तो सुबह बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बन जाएं। इसमें रुकावट वाली कौन सी बात है? पंजाब से क्यों शुरू करना है? मरकज़ से शुरू कर लेते हैं। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी को पता है कि ये खेल मुश्किल है और नहीं खेला जा सकता, लिहाजा वो एक ट्रैप के तौर पे पंजाब को पंचिंग बैग के तौर पे यूज जी काज़मी साहब क्या कहते हैं इस पॉइंट पे? देखिए याद, अगर ये एक ऑनेस्ट उनकी तरफ से मशवरा होता तो उसके ऊपर बंदा सोचे भी, उसके ऊपर तबसरा भी करे। यकीनन जितने भी मेरे साथियों ने यहाँ पे बात की है, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी बिल्कुल इसमें सीरियस नहीं है, वो मुस्लिम लीग नून का मजीद मजाक उड़ा रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पूरी पीडीएम की तहरीक में वहां पे उनको लेके गए साथ, अपने सिंध में पीपल्स पार्टी के तरानों के ऊपर वो लोग बैठ के वहां पे झूमे भी, नून लीग वाले सब कुछ किया और आखिर में पीपल्स पार्टी ने जो उनके साथ किया वो सबने देखा। अब फैमिली डिविजन्स को बढ़ाने के लिए, इसलिए कि माजी में हमें पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म बनना था लेकिन उनकी राह में रुकावट बन गई मरियम बीबी और मियां साहब, और अब यही बात वो दोहरा रहे हैं हमजा शहबाज के हवाले से और कोशिश कर रहे हैं कि खानदान के अंदर इख्तलाफात बढ़े। तो मुझे नहीं लगता कि खानदान के अंदर इख्तलाफात बढ़ेंगे। इस वक्त जो हालत है पीडीएम की, चाहे वो अगर वो तहरीक ले भी आए, अदम एतमाद की तहरीक वो ले भी आए, तो मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब भी होगी और उससे उनको कोई सियासी फायदा होगा। इस वक्त जो पीडीएम की पूरी तहरीक की और उनकी पूरी सारी जो जमातों की सियासी सूरत हाल है, उस पे मेरे ख्याल में अगर कोई आज बेहतरीन तबसरा कर सकता है तो सागर सदीकी साहब अगर हयात होते तो कोई अच्छा शेर बोलते। ये हालत है इस वक्त पीडीएम की और उनकी पूरी तहरीक की। ठीक हो गया। एनबीसी जनरल साहब, अभी जो हमें न्यूज़ आप भी देख रहे होंगे यकीन टीवी स्क्रीन पे कि प्रेसिडेंट जो हैं उनका भी आरिफ अलवी साहब और परवेज़ खटक साहब दोनों का कोरोना टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया है। कोरोना की जो सूरत हाल है इस वक्त, वो जैसे हम डेली बात कर रहे हैं इसके ऊपर सब बात करें, बड़ी शदीद होती जा रही है और अब हमारे जो हुकूमती अरकान हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। क्या कहते हैं एनबीसी इसके बारे में? अच्छा, मुझे इस बात पे हैरत है कि प्रेसिडेंट साहब की इतनी पब्लिक डीलिंग नहीं है, ना वज़ीर दिफा साहब की है
वो सिर्फ 25 तारीख को एक परेड में गए थे, 100 फीट के फासले पे खड़े हुए थे वो, और मास्क लगाए हुए, उनको कोरोना कैसे हो गया, कैसे पॉजिटिव हो गया वो? इसका मतलब है कि उड़ के लग रहा है, खाने में जा रहा है और पानी में जा रहा है। हालात वाकई बहुत ख़तरनाक हैं, इसका बहुत सख्ती के साथ नोटिस लेना चाहिए। और प्रेसिडेंट साहब प्लीज़ अब किसी मीटिंग को प्रिजाइड ना करें, वज़ीर दिफा साहब अब फ़ौजी दस्तों से मुलाकात ना करें, दूर रहें उनसे, और अपने ताल्लुकात को ज़रा काम डाउन कर लें। मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ कि आपने मेरा टिक मार्क लगाया है, मैंने जुमला जो मेरा पूरा बेस था वो ये था कि पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को चिढ़ाने के लिए ये तरीक़ा वारदात इख्तियार कर रही है, और उसकी पूरी कोशिश यही है। जुनैरा, वन लाइनर प्लीज़ बताइएगा इसके ऊपर ना कमेंट। अबाउट कोरोना जी, ये अभी आप प्रेसिडेंट साहब भी, परवेज खटक साहब भी, दोनों का पॉजिटिव आ गया है। ये हुकूमती अरकान की तादाद डे बाय डे जिस तरह बढ़ रही है, ये ना सिर्फ ये कि रियासत के लिए बड़ी तशवीशनाक है, बल्कि हुकूमत के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। ब्रीफली प्लीज अपना पॉइंट दीजिएगा इस पे। देखिए, फिर एनबीसी कहेंगे कि जुनैरा को मुबारक हो कि वो शादी हॉल्स बंद हो गए, और फिर वो एक बैचलर्स का क्राउड मुझे ट्रॉल करना शुरू कर देगा। तो हम तो कब से कह रहे हैं कि सूरत हाल बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। अब अल्लाह सबको सेहत दे, लेकिन देखें जब मामला गड़बड़ हुआ है तो इनको होश आई है, उससे पहले ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे। जी जनरल साहब क्या कहते हैं? हमारा बात ये है, एक ब्रेकिंग में भी एनबीसी मेरा भी कोरोना पॉजिटिव है, और मुझे आज हो गए कोई तकरीबन 6-7 दिन आई एम फीलिंग टुडे, और दरमियान में 3-4 दिन मैंने बड़े तकलीफ के गुजारे। माशाल्लाह निकल गए आप, निकल गए। तो अल्लाह ताला मेहरबानी करे, क्योंकि कोई पता नहीं लगा कि कौन लगा गया, क्या 1-2 लोग आए हैं, लेकिन मैंने अल्लाह सेहत दे, फासले पे बिठाया है, ना मिलते हैं किसी से, ना कहीं जाते हैं। हमारा को पता है कि मैं आई एम ए कन्फाइंड पर्सन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लग गया जी। घर में और भी लोग ठीक हो गए इससे। सोहरवर्दी साहब प्लीज। लेकिन जो कोरोना की पहली और दूसरी लहर थी उसमें तो अपोजिशन के अरकान कोरोना का शिकार हो रहे थे। हमने शाहिद खकान अब्बासी, शहबाज शरीफ और दीगर जो अपोजिशन में मिफ्ता इस्माइल, बहुत से अपोजिशन के अरकान को, पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी, बिलावल भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे। तो हमने अपोजिशन के अरकान को पर कोरोना का हमला देखा और सारे अपोजिशन के लोग कोरोना का शिकार हो रहे थे। लेकिन ये जो थर्ड वेव आई है ये थोड़ी डिफरेंट है, और इसमें अब हुकूमत के लोग जो हैं वो कोरोना का शिकार हो रहे हैं। और हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर भी हुए हैं, हालांकि फर्स्ट सेकंड में वो तमाम तर एक्टिविटीज़ के बावजूद महफूज रहे, फिर प्रेसिडेंट हो गए हैं, फिर परवेज़ खटक साहब हो गए हैं। अब ये सब इकट्ठे भी थे पिछले दिनों, ये अवार्ड्स हुए हैं 23 मार्च के उस पर, और सब, और सुपर स्प्रेडर इनमें कौन था जिसने दोनों को लगाया है और किस किस को लगाया है, क्योंकि और प्राइम मिनिस्टर को हमने देखा कि वो कोविड के दौरान ही इजलास कर रहे थे और उन्होंने कोविड के दौरान ही इतनी अहम मीटिंग्स की हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये कोरोना थोड़ा ज़हीन हो गया है और अपोजिशन से हुकूमत की तरफ चला गया है। अब अपोजिशन के अरकान पर कम और ठीक हो गया, ज़हीन हो गया कोरोना। सोहरवर्दी साहब कह रहे हैं, काज़मी साहब जी क्या कहते हैं उस पर? जी देखें, जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र हुआ कि उनको भी जब कोरोना टेस्ट आया तो उसी पॉजिटिव होने के दौरान ही एक पिक्चर उनकी सामने आई कि वो एक इजलास के अंदर शिरकत कर रहे हैं, और उनके अपने एक वजीर ने वो तस्वीर ट्विटर के ऊपर शेयर भी कर दी। ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा था। ये जो पैगाम दिया गया कौम के लिए वो ठीक नहीं है। अभी जो हम शोर मचा रहे हैं कि जी SOPs पे अमल करें, तो हुकूमत को लीड करना पड़ेगा। अब ये जो कोरोना है, पहले जमहूरियत पसंद था, इस वजह से वो जमहूरियत वालों के पास इस दफा दूसरों के ऊपर कर रहा है हमला, लेकिन सीरियस मामला है। हम सबको इसके अंदर अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा और SOPs के ऊपर अमल करना पड़ेगा। जरा आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहती थी प्लीज? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि वी ऑलरेडी न्यू कि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं, और जो टेस्ट का रिज़ल्ट आता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये सिर्फ 70% एक्यूरेट है। अगर आप नेगेटिव हैं तब भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल बाहर ऐश करने निकल जाएं कि मुझे तो नहीं है। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, जो पॉजिटिव हैं उनको भी, जो नेगेटिव हैं उनको भी। और ये जो टैबू अटैच्ड है कि सारे छुपा रहे हैं एक दूसरे से कि सिर्फ बुखार है, उसको भी थोड़ा ब्रेक करने की ज़रूरत है। ठीक हो गया।
एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और हम बात है कि पीपल्स पार्टी अपनी धाक बिठाना चाहती है पंजाब में, लेकिन कोरोना जो है वफाक में फिलहाल अपनी धाक बिठा रहा है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में। वेलकम बैक प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में। अब बात करेंगे वादे वईद हुकूमत की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, जो गवर्नमेंट से पहले भी किए गए और गवर्नमेंट आने के बाद भी किए गए। छोटे छोटे घर बना के देंगे, 50 लाख से ज़ायद घर होंगे और उस स्कीम में गरीबों को फ़ायदा होगा, शर्तें आसान होंगी कर्ज़ों की। ये तमाम जो वादे हैं वो किस हद तक बेहतर हो रहे हैं या पूरे हो रहे हैं, इसके बारे में भी बात करते हैं। और इसके साथ साथ इस स्कीम से जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, क्या वाकई उनको फ़ायदा हुआ है, वो कितनी ज़्यादा अपने घरों के मालिक बन गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो गरीब है वो इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होने के साथ साथ उन शराइत को जो कर्ज़ों की हैं उनको पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। घर के लिए कर्जा स्कीम, स्टेट बैंक की शराइत आसान बनाने का दावा, क्या वज़ीर आज़म का ये मंसूबा कामयाब हो सकेगा? जनरल साहब क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, मंसूबे बनाना या वादा कर देना वो तो एक आसान बात है, और पॉलिटिशियंस जो है वो जब कैंपेन चलाते हैं अपनी, तो बहुत सारे वादे करते हैं और अक्सर औकात तो वो पूरे नहीं होते। अब ये है कि जब आप हुकूमत में आके बैठे फिर आपको हालात का पता चलता है। सबसे पहले ज़मीनें कहाँ हैं आइडेंटिफाई करें। अगर आप कहीं इतनी दूर दराज जाके जगह कोई ले लेते हैं जहाँ कोई जाने नहीं चाहेगा तो मकान बनाने मुश्किल। फिर ये है कि उसका पैसा कहाँ से आएगा। कर्जे हैं तो वो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो कर्जा लेना चाहेंगे इस नीयत से कि वापस ना करें। तो बहुत बड़ा एक मसला ऐसा चला हुआ है जिसपे काम तो ये कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये जो 2 साल रह गए इनके, उसमें कोई बहुत कोई खातिर खा ऐसी प्रोग्रेस हो सके जो ये दिखा सके। ठीक हो गया। एनबीसी क्या कहते हैं इस बारे में? तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। सियासतदानों के जो बहुत जनरल साहब के वादे हैं, बल्कि मैं बताऊँ आमिरों के वादे भी सबके गलत होते हैं, सबके वो खाली वादे होते हैं। इमरान खान साहब को लोगों ने बहुत मुख्तलिफ समझा था, उनकी तकरीरों पे एतबार किया था, लेकिन वो खुशी से मर गए वो, क्योंकि एतबार नहीं। अब जो शुरू हुआ है ये पहला ब्लॉक जो बांटा गया है वो भी इनका रखा हुआ नहीं था, किसी और का था वो। और अब जो ये ऑफ़र कर रहे हैं बैंकों के ज़रिए, तो एक नया कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लेकर आए हैं ये, इस बात का कि लोग कहने को हो जाए कि हम कर रहे थे, हम कर रहे हैं, हम करना चाहते थे, लेकिन ये हो नहीं पाएगा 2 साल में। ये तो 5 साल का प्रोजेक्ट भी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास सरमाया नहीं है। अच्छा, फिर कल बात हो रही थी कि लोग गारंटी के तौर पे क्या रखवाएंगे, तो एक अच्छी बात उन्होंने कही कि अगर आप पास टेलीफोन का बिल है तो वो रखवा दें। में नहीं आ रहा कि बैंक टेलीफोन के बिल पर आपको लोन किस तरह दे देगा, कतई समझ में नहीं आ रहा है मेरे। और फिर ये लोन है, ये बांटने वाले नहीं हैं, ये मुफ्त के फ्लैट नहीं है, अपार्टमेंट नहीं है, ये वो 50 लाख नहीं है जिनका वादा किया गया था। ये कीमतें फ़रोख्त है इनकी, उस पर सब्सिडी है, कमी है, थोड़ा सा 3 लाख का कंसेशन है, तो ये सब्सिडी पर दे रहे हैं, लेकिन पैसे आपसे वसूल किए जाएंगे 20 साल की किस्तों में, 15 साल की किस्तों में। अगर हो गया, अगर बहुत बड़ा है और मुझे नहीं लगता कहीं हो पाएगा। जी ज़ुनैरा क्या कहती हैं इस बारे में? अगर कर्जे इतने मुश्किल हैं तो कैसे घर मिल पाएंगे गरीबों को? अबव ऑल तो बहुत लेट प्रोग्राम शुरू किया है इन्होंने। इस तरह का जो मेगा प्रोजेक्ट होता है वो अगर गवर्नमेंट में आते ही स्टार्ट कर दिया जाए तो शायद 5 साल में उसका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट चेंज भी हो जाती है तो वो कैरी ऑन करता रहता है। बट अभी 2.5 years के बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, जिसमें अभी बैंकों को भी मैकेनिज़्म का नहीं पता, लोगों को भी अभी नहीं मालूम कि क्या होने जा रहा है। लेट्स अज्यूम कि ये स्टार्ट हो भी जाता है 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, तो इसकी गारंटी क्या है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट जो भी होगी वो इसको कंटिन्यू करेगी? कहीं जिस तरह आम बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, लोगों ने अपनी मेहनत की कमाइयों में से किस्तें दी हुई होती हैं, और ये भी जाहिर है इसमें भी किस्तें इन्वॉल्व हैं, तो इसका फ्यूचर क्या होगा? और ये बिल्कुल वही तकरीबन जिस तरह मॉर्गेज पूरी दुनिया में होता है वही है, आप उसको अल्फाज डिफरेंट दे रहे हैं और सब्सिडी दे रहे हैं। इट्स अ गुड इनिशिएटिव बट अ लिटिल लेट।
बिल्कुल ठीक हो गया। कादमी साहब क्या कहते हैं, 50 लाख घर हैं, कर्जे बड़े मुश्किल हैं, गरीब अपने घर का मालिक बन पाएगा या नहीं, क्या कहते हैं इसके बारे में? देखिए, इन प्रिंसिपल तो ये एक अच्छा मंसूबा है अगर इस पे अमल दरामद हो। देखिए, बड़े अरसे के बाद हमारे पास एक हुकूमत आई है जो कम से कम गरीबों की बात तो करती है ना। यहाँ पे SROs और जो निकलते हैं वो BMWs के लिए नहीं निकल रहे। यहाँ पे अगर पनाहगाह हो बन रही है, लोगों गरीबों के लिए फूड मुफ्त में तकसीम हो रहा है, उसके अलावा ग्रीन हमारे जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उनके ऊपर बात हो रही है। तो पहले तो पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातें बहुत कम होती थी, तो उस लिहाज से तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी समझना चाहिए कि खान साहब की नीयत जितनी मर्जी अच्छी हो, उनकी टीम जो है वो बड़ी, अभी तक आई एम सॉरी टू से, कोई उसने बड़ी नालायकी का मुजाहरा किया है। आप किसी भी चीज में देख लें, उनकी टीम आपको उतनी प्रोएक्टिव नजर नहीं आती। वो मीडिया पे बातें करने में, दूसरों को नीचे दिखाने में ज्यादा एक्टिव नजर आएंगे, डिलीवर वो नहीं कर पा रहे। वो सब उसी माइंडसेट के साथ हैं। वो समझते हैं कि जिस तरह हमारा वजीर आजम एक सुपरस्टार है, हम भी सब सुपरस्टार हैं, चाहे कोई सेनेटर हो, MNA हो या MP हो। इनको समझना चाहिए कि ये अवामी खिदमतगार लोग हैं, इन्होंने अवाम की खिदमत करनी है, की खिदमत नहीं होती है, अवाम के बीच में जाना पड़ता है। तो ये यहाँ पे एक शॉर्ट कमिंग है इस हुकूमत की, कि इस हुकूमत की टीम जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। अगर टीम खान साहब की बेहतर होती तो हम देखते कि इन सारे मंसूबों की हालत बेहतर होती। सोहरवर्दी साहब, गवर्नमेंट इज ऑल अबाउट टीम, क्या कहते हैं, ये वाला प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा या नहीं, क्या कहते हैं? पता नहीं, हमें तो पहले बताया गया था कि कप्तान को एक टीम ही तो बनानी आती है और तो कोई काम उन्हें आता नहीं है, एक टीम ही तो बनानी आती है। और अब हमें 2.5-3 साल बाद बताया जा रहा है कि उनको टीम ही बनानी नहीं आती, उनकी टीम ही नालायक है। पहले हमें वो बता रहे थे कि उनके पास तो सैकड़ों टेक्नोक्रेट्स और चीज़ें, वो खुद कहते थे मैंने सारी टीम इन लाइन कर ली हुई है, और वो कहते थे मैं कप्तान हूँ, मुझे टीम ही तो बनानी आती है। और अब हमें कहते हैं टीम नहीं बनानी आती है। पता नहीं, ये भी एक नया यू टर्न है कादमी साहब ने जो हमें समझाया है। लेकिन बहरहाल, कमिंग टू द पॉइंट, बात यह है कि ये जो कर्जे अब दिए जा रहे हैं घरों के लिए, ये तो गरीबों के लिए डेथ वारंट्स हैं। 3 किस्तें आप नहीं देंगे, बैंक आके आपसे वापस ले लेगा घर। और बिल्कुल फोरक्लोजर के लॉज भी उन्होंने पाकिस्तान में बदल दिए हैं। और जो पहले अदालतों में लोग चले जाते थे हाउस बिल्डिंग के कर्ज़ों पे, और दूसरा और वो ले लेते थे हुक्म इम्तनाई, या घर खाली नहीं कर सकते थे आप, वो कवानीन इतने सख्त हो गए हैं कि अब अगर आपने 2 या 3 किस्तें नहीं दी तो बैंक उठा के आपका सामान बाहर फेंक देगा। और ये जो लोग ले भी रहे हैं, कोई 1 साल बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, कोई 1.5 साल बाद डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस पेंडेमिक के दौर में लोग जॉबलेस हो रहे हैं, और जो भी किस्त मुसलसल ना दे सका 15 साल, वो 6 साल बाद भी अगर डिफ़ॉल्ट करेगा तो क्या होगा? जो बैंक्स करते हैं, आप अब गाड़ियाँ लेते हैं, आप 5 साल के लिए लेते हैं, 3 साल बाद डिफ़ॉल्ट करें तो बैंक आपको क्या देता है? कुछ भी नहीं देता है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को ये सबक बाग नहीं दिखाने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भाई ये कर्जा है, ये इमरान खान के 50 घर, वो वादे क्या जो वफा हो गए, और इन घरों के बारे में जो वादे हैं वो किस हद तक, उसके बारे में बात की थी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेट्स हैव अ स्मॉल ब्रेक। जी, वेलकम बैक प्रोग्राम न्यूज़ मेकर में। और अब बात करेंगे, अमेरिका ने चीनी बेल्ट एंड रोड मंसूबे को फॉलो करने का सोचा है, और इस बारे में वो कहते हैं कि ये तजवीज़ जो है हम बरतानिया के साथ शेयर कर रहे हैं और इसको आगे लेके जाना चाहते हैं। अब उनको माशी मैदान में तरक्की के लिए इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई, ऑल्दो कि वो एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में से शुमार होते हैं, अमेरिका भी और बरतानिया भी, लेकिन जो चीनी असर रसूख इस मार्केट में इकोनॉमिक्स डोमेन में बढ़ता जा रहा है, उसको लेके अमेरिका को लगता है कि अब इस किस्म का प्रोजेक्ट उनको भी शुरू करना चाहिए। जो बाइडन भी कहते हैं इस बारे में कि जमहूरी ममालिक को ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए, ऐसे मंसूबों की अशद ज़रूरत है। क्या ये प्रोजेक्ट अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक शुरू करते हैं तो उसको इसी तरह से कामयाब कर सकते हैं जैसे चाइना कर रहा है CPEC को लेके? इसके बारे में बात करेंगे। GNBC क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि ये बंदर हैं, ये नकल कर रहे हैं, नकल करने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इनका असर रसूख ख़त्म हो रहा है। कई लाख अफ्रीका में, एशिया में, अब देखें ना आप, ईरान तक पहुंच गया है चाइना। $400 अरब का 25 साल का प्रोजेक्ट है जो वहाँ उन्होंने प्रेजेंट किया है, और बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है वो। और इंडिया को रिप्लेस किया। इंडिया को क्या रिप्लेस किया? इंडिया का वहाँ इन्वेस्टमेंट इतना था ही नहीं जितना वो लेके जा रहे हैं। तो उसके बाद ईरान से आगे जहाँ और भी हैं, और यूरोप तक रास्ता जाता है। तो मुझे लगता है यूँ है कि अमेरिका को ये ख़दशा है कि चीन यूरोप तक ना पहुँच जाए अपना ये सड़क लेकर,
थोड़ा को बेल्ट लेकर, और उसके अपने मुफादात ख़तरे में पड़ जाएं। अफ्रीका में चीन बहुत एक्टिव हो गया है, एशिया में आपके सामने है, इंडोनेशिया, मलाइशिया, ईरान, पाकिस्तान तो आपके, अब उसके साथ साथ और ममालिक भी बहुत इंटरेस्टेड हो रहे हैं। तो जमहूरी हुकूमतों के बड़े अलमबरदार अमेरिका को अब ख्याल आया कि गरीब मुल्कों की भी सुननी चाहिए, उन्हें ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है बहुत लंबा टाइम लगेगा इनको। चाइना का प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड है और इनका प्रोजेक्ट अभी दिमागों के अंदर है। ठीक हो गया जनरल साहब, अभी उनके दिमाग में है प्रोजेक्ट, लेकिन दिमाग से बाहर निकल के ऑन ग्राउंड आता है, तो क्या वो CPEC जितनी से ले सकता है, उतनी हाइप ले सकता है, उतनी कामयाबी ले सकता है? देखिए, हमारा एक तो ये बहुत पीछे है अभी तो ये कंसेप्चुअल स्टेज पे है, लेकिन एक लिहाज से ये बड़ी अच्छी बात है कि एक वक्त में ये चाइना को कंटेन करने के ऊपर सारा इनका फोकस था, और क्वाड आपने देखा कि उसके ऊपर सारा, ट्रंप के पीरियड में क्वाड के ऊपर इतना एम्फेसिस उन्होंने ये किया और चाइना को कन्फाइन करने के चक्कर में थे कि उसको कंटेनमेंट, तो अब उनको नजर आता है कि कंटेनमेंट भी पॉसिबल नहीं है। चाइना को साउथ एशिया में पाकिस्तान, ईरान वगैरह ये मुल्क वेलकम कर रहे हैं, सो देयर इज अ रूट, वो जा सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। अब ये फैसला जो है ये दुरुस्त फैसला है कि आप कंपीट करें। चाइना ने इनको बहुत दफा कहा कि एक हेल्दी कंपटीशन आप क्रिएट करें, आप भी तरक्की करें, हमें भी करने दें, बजाय इसके कि आप जंग में उलझाएं और खर्चा सारा जो है वो वेपन्स के ऊपर जाना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। तो अब ये इन्होंने एक कंपटीशन के लिए ये इन्होंने सोचा तो है, लेकिन ये है कि ये इसमें काफी पीछे है। इसमें एक फायदा और भी होगा कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जब कंपटीशन होगा तो तवक्को ये है कि जो हमारे जैसे मुल्क हैं उनको बेहतर टर्म्स मिल सकेंगी। ठीक हो, कंपटीशन की वजह से डेवलपिंग कंट्रीज को बेहतर टर्म्स मिल सकेंगी, बेहतर मिलनी शुरू हो। जी जुनैरा क्या कहती हैं? देखिए, बेसिकली नाउ एवरीबडी एग्रीज के कैपिटलिज्म फेल हो गया है, और कैपिटलिज्म को रिप्लेस कौन सा ऑर्डर करेगा, अभी तक वेस्ट को इसकी समझ नहीं आ रही। जो उनको नज़र आ रहा है वो है चाइनीज़ थ्रेट। इसलिए जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कर रही थी चाइना के ख़िलाफ़, 5G के अगेंस्ट क्रैकडाउन्स हो रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था, उस वक्त डेमोक्रेट्स कहते थे कि ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है टू डील विद योर ट्रेड राइवल्स, आपको तरीके से चलना चाहिए। बाइडन आएंगे तो डिफरेंट तरीके से करेंगे, और अभी बाइडन ने आके एग्जैक्ट वही करना शुरू कर दिया जो ट्रंप कर रहे थे। व्हाट इज़ द रीज़न? ये जो माइंडसेट होता है ये कोई 2 सालों में या 3 सालों में तो नहीं बनता। चाइना ने हमेशा से पॉलिसी ऑफ इंगेजमेंट को फॉलो किया है, स्ट्रेटेजिकली वो फॉलो करते हैं, इंगेज करते हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट लेके जाते हैं लोगों के पास, जिसमें उनका भी फ़ायदा होता है, ख़ुद चाइना का भी फ़ायदा होता है। ऑन दी अदर हैंड अमेरिका क्या सेल करता है? अमेरिका इन्वेजन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए मुल्कों के तबाह करते हैं, और फिर रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अपने ही लूप होल्स में से लोग ला के उनको ऑर्डर्स दे देता है, उनको कहता है अब आप रिकन्स्ट्रक्शन कर दें। हो गया। तो वो एरा चेंज हो रहा है, इंटरनेशनल ऑर्डर चेंज हो रहा है। जी सौरवर्दी साहब क्या कहते हैं इस बारे में? पहली बात तो ये है कि ईरान और चाइना की डील देखकर $400 बिलियन की पाकिस्तान की हुकूमत को अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि हमारा CPEC जो खित्ते में लीडिंग CPEC प्रोजेक्ट था, और ये वाहिद 2 मुल्कों का CPEC 2 मुल्क थे, वरना बेल्ट एंड रोड में बाकी तो ज़्यादा ममालिक मिलकर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और ये बायलैटरल था। हमने उसका क्या हशर किया है पिछले 3 साल में, हम उसको कहाँ से कहाँ ले गए हैं। आज हमारा चाइना के साथ कोई नया प्रोजेक्ट नज़र नहीं आता, कोई नई इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आती, उसका कोई सेकंड फेज़ नज़र नहीं आता। पहले फेज़ को जो ब्रेक लगी हुई है वो हमें साफ नज़र आती है। वो जो हमने CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन बनाए थे वो भी गायब नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ पहली बात तो अपने गिरबान में झांकने की है कि हम जो इस चीज़ को लीड कर रहे थे हम आज कहाँ खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं। दूसरी बात यह है कि मैं नहीं समझता, दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमेरिका और बरतानिया का बेल्ट एंड रोड है, इसकी ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये पोस्चर पॉलिसी और पोस्चर का खेल है। क्योंकि उन्होंने CPEC बंद कराना है मुख्तलिफ ममालिक से, तो वो कहेंगे हम अपना बना रहे हैं, आपको देंगे, जो देंगे नहीं। सिर्फ काज़मी साहब क्या कहते हैं, क्विकली प्लीज।
देखिए, पहली तो बात इसमें यह है कि आज हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने पहले ही इसको प्रीएम्प्ट कर लिया था और हमने अपने ताल्लुकात चाइना से मजीद मुस्तहकम किए थे। दूसरी बात यह है कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान जो कुछ हुआ, चाइना ने जो अलास्का में किया और पिछले हफ्ते यूरोपीय यूनियन, बरतानिया, अमरीका और कनाडा के इंतहाई अहम ऑफिशियल्स के ऊपर पाबंदियां लगाई। वो पाबंदियां जो अमरीका हर किसी के ऊपर लगाता था, इस दफा चाइना ने उनके ऑफिशियल्स के ऊपर लगाई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लोग भी शामिल हैं। तो अब ये आगे से एक तरह से वो अपनी जलन निकाल रहे हैं, एक तरह से चाइना को वो जिस तरह कहते हैं पोस्चरिंग कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस मंसूबे में कोई इतनी संजीदगी है। साहब बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तमाम मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। और पंजाब में पीपल्स पार्टी अपनी धाक बिठाना चाहती है, ये वो करके देखेंगे वफाक को कमजोर करने के लिए। और जहां बात की जाती है चाइना की और अमेरिका की ऐसे प्रोजेक्ट को लेके, तो वो किस हद तक आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 2 मुल्कों के कॉम्पिटिशन में हमें फ़ायदा कितना हो सकता है, इसके बारे में बात की आज के प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया न्यूज़ मेकर में हमारे साथ रहने के लिए।